Good morning, students. Today we will start a new topic, that is complex permanent tissue. Actually, in last class, we have first discussed in tissue about how the tissue will form, mesolytic tissue, and the classification of the tissue. In second class, we have discussed about simple permanent tissue. और जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल, जो सबसे इनिशियल सेल बनी हुई थी और जो कैसी थी? परमानेंट थी. परमानेंट मीन्स दोज हैव लूजेस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, क्योंकि जब तक डिवीजन की एबिलिटी मौजूद है किसी भी टिश्यू में, वो क्या कहलाएगा? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएगा. तो वंस द सेल लूजेस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, इट विल बिकम परमानेंट टिश्यू. एंड सबसे सिंपलेस्ट वाला कौन सा था? पैरेन्काइमा. दूसरा जो बनता था वो क्या है? कोलेनकाइमा. याद करिए. अब जब आप पैरेन्काइमा याद करेंगे, पैरेन्काइमा में कौन कौन सी चीजें आएंगी? इंटरसेलुलर स्पेस होगा बहुत ज्यादा, कोई अलग से सेल वॉल नहीं मौजूद होगी, सेलुलोज की सेल वॉल होगी. स्पेसिफिक कंडीशन में यदि वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है तो उनको क्लोरोकाइमा कहेंगे. यदि वो एक्वाटिक मीडियम में मौजूद हैं और बड़े बड़े एयर स्पेसेस फॉर्म करती हैं तो वो एरेन्काइमा कहलाएंगी. वो इसी के दोनों फॉर्म थे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा. किसके दो फॉर्म? पैरेन्काइमा के ही फॉर्म. फिर हमने दूसरा जो पढ़ा, जो पैरेन्काइमा से थोड़ा सा एडवांस था, उसको हमने कहा कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा में हमने कहा कि इनकी जो वॉल की, यानी कि जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल का जो कॉर्नर्स होंगे उनमें जो है थिक डिपोजिशन होगा. किसका? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का. किसका किसका डिपोजिशन हमने कहा? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, इसका डिपोजिशन होगा. अब ये जब डिपॉजिट होंगे तो क्या हो जाएगा कि सेल की कुछ वॉल जो है वो स्टिफ हो जाएगी, कुछ सॉफ्ट हो जाएगी. और इसी कारण ये कोलेनकाइमा हमारे पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा. तीसरा हमने बात की थी किसकी? स्क्लेरेन्काइमा की. मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. अब आपको याद होना चाहिए. खूब सारा इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल काफी दूर दूर. कोलेनकाइमा में हेमीसेलुलर और पैक्टिन की कॉर्नर पे डिपोजिशन, साथ ही साथ इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है क्या हो गया? कम हो गया. इसके और ये भी लिविंग है, ये भी कैसी है? लिविंग है. ये स्क्लेरेन्काइमा आया, ये कैसी सेल थी? डेड सेल थी. इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं था. नो इंटरसेलुलर स्पेस. क्योंकि डेड है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और इनकी जो वॉल है उसकी उसमें किसका डिपोजिशन था? लिविंग का डिपोजिशन था, जो कि एक हार्ड और स्टिफ स्ट्रक्चर, हार्ड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और यही कारण है कि जो प्लांट की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कहिए कि उसकी जो हार्डनेस होती है, वो कहाँ से आती है? इस क्लेरेन्काइमा. तो ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. इसके साथ साथ एक और चीज हमने पढ़ी थी, वो थी क्या? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस वो कवरिंग है जो प्लांट को चारों तरफ से कवर कर देती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग. और एपिडर्मिस में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था क्या? स्टोमेटा. यदि याद हो तो इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पहला, ये एक पोर की तरह है जो एपिडर्मिस के पास में मौजूद होता है और खासकर लिंक में पाया जाता है. तो ये स्टोमेटा एक तरीके से पोर होते हैं जो कि दो काम करते हैं. एक तो ट्रांसपिरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सकती है. तो ये चीजें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ी थी. यदि आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो इतनी सी चीजों में ही आपको पूरा का पूरा रिकॉल हो गया होगा कि आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा. यदि आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, इन सिंपल परमानेंट टिश्यू की क्या खासियत थी, मेरा बताने का क्या कारण है? कि जितने भी पैरेन्काइमा सेल होंगे ये एक ही तरीके की सेल से बन रहे हैं. ये सभी के सभी कैसे हैं? सेम टाइप ऑफ सेल. आप पैरेन्काइमा देख लीजिए. मैंने पैरेन्काइमा के डायग्राम में आपको बनाया के दिखाया था वहां पर. किस तरीके का सेल? हम सभी सेल कैसे हैं? उनका स्ट्रक्चर देखिए. स्ट्रक्चर कैसा है? एक जैसा है.
ये सब में जो है तो हेवी सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन है कॉर्नर पे। तो जब एक ही तरीके के सेल से मिलकर किसी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर सेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक से हम सिंपल परमानेंट में गए और सिंपल परमानेंट से हम कहाँ जाने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा ये समझना जरूरी है। यहाँ पर कोई बात, सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब एक ही तरीके, चाहे पैरेंकाइमा को आप लेंगे तो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है, कोलेनकाइमा को लेकर एक ही तरीके के सेल, स्क्लेरेनकाइमा को लेकर चलेंगे तो इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके की सेल मिलेगी आपको, इसी तरीके की सेल से मिलकर ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बना हुआ है। तो जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब एक ही तरीके के सेल के कॉम्पोजिशन से किसी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का एक नॉर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन हो तब वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। लेकिन यदि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल combine together forming a tissue or performing a function known as complex permanent tissue। अब अलग अलग बुक में आप देखेंगे थोड़ा सा डेफिनेशन बदल जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो व्हेन टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर, अब ये क्या होगा, अब आप बुक में पढ़ेंगे तो वहां लिखेगा व्हेन डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप्ड। देखिए टिश्यू बन किससे रहा है, टिश्यू बन रहा है सेल से। तो जब मैं ये कहूंगा कि अलग अलग तरीके के सेल आपस में कंबाइन हुए और पहले उन्होंने टिश्यू बनाया और फिर ये अलग अलग टिश्यू आपस में मिलकर एक और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, एक बिगर टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मान लीजिए ये एक इस तरीके की सेल है, तो जब ये इस तरीके की सेल थी तो इन्होंने आपस में मिलकर क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने मान लीजिए ए नाम दिया। तो ये ए टिश्यू हो गया, क्योंकि जब एक से ज्यादा सेल आपस में मिलकर कोई स्ट्रक्चर बना दिए तो वो टिश्यू बनता है। तो मान लीजिए ए टिश्यू बना। फिर ये इस तरीके की सेल थी, ये आपस में जुड़ी और इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये भी सब सेल है और ये सब सेल मिलकर एक टिश्यू बना रही है, तो ये क्या बन गया, बी टाइप का टिश्यू बन गया। तो अब या तो मैं कहूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि किसी काम को करेगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके की सेल जब आपस में मिली तो ये क्या बन गया, है टिश्यू बन गया। फिर इस तरीके की सेल आपस में मिली, ये भी क्या बन गया, टिश्यू बन गया। मान लीजिए एक तीसरे तरीके की और सेल मिली, सब अलग अलग तरीके की सेल अलग अलग, और ये भी क्या बन गया, ये एक टिश्यू बन जाएगा। क्योंकि जब कभी भी आप ये समझ आइए कि जब भी कभी टिश्यूज आपस सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी सेल अलग अलग तरीके के, यानी एक टिश्यू ये बन गया, एक टिश्यू ये बन गई। अब ये तीनों के तीनों टिश्यू यदि आपस में मिल जाए और मिलने के बाद किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करे तब ये कहलाएगा क्या, उसके बाद यदि ये क्योंकि ये अलग अलग उस काम को नहीं कर सकते, लेकिन यदि तीनों आपस में मिल जाए तो उस काम को या उस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, तब उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि आइदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू, तो अलग अलग सेल फॉर्म कंबाइन होकर और टिश्यू बनाएंगे, और वो टिश्यू जो है और वो टिश्यू सब आपस में मिलकर फॉर परफॉर्मिंग ए फंक्शन। तो ये तीनों की तीनों टिश्यू अलग है लेकिन एक साथ मिलकर एक काम को कर रहे हैं, तब ये कहलाता है क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एज पर यदि मैं बुक बात करूं तो व्हेन टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू ऑफ डिफरेंट टाइप एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर आपके बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ना देके डायरेक्ट उसको इजीएस्ट वे में किया है कि अलग अलग टिश्यू जब आपस में मिलकर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब उसे हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखने में समझने में फिर एक बार में और बात समझ में आ जाएगी। जहां तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात थी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो एग्जांपल हैं, यानी कहिए कि दो भागों में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया गया है। पहला एक स्ट्रक्चर है जाइलम, दूसरे का नाम क्या है, फ्लोएम। तो ये दो वो स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या करते हैं,
एक्सप्रेस करते या बताने का काम करते। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। हमको इस समझ में आ गया कि जब एक से डिफरेंट तरीके की सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाए और वो सब टिश्यू आपस में मिलकर कोई काम करे तब वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जब अलग तरीके की टिश्यू आपस में मिलकर कोई एक काम करने लगे तब वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। जहां तक जाइलम की बात है, आपको बता दूं कि जाइलम 4 अलग अलग तरीके के टिश्यू से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब यहां आपको एक बात बता दूं कि ये ट्रैकीड जो टिश्यू है ये ट्रैकीड्स के अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है। वेसल्स जो है वो अलग अलग वेसल सेल से मिलकर बने हुए हैं। जाइलम फाइबर टिश्यू जो है वो अलग अलग जाइलम फाइबर सेल से मिलकर बना हुआ है और जाइलम पैरेन्काइमा अलग अलग जाइलम पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये सभी के सभी ये टिश्यूज जो हैं ये अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं और चूंकि ये चारों के चारों स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन होकर काम करते हैं और वो काम क्या उसकी भी बात करेंगे हम। तो एक साथ जब कंबाइन होकर किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करते हैं तो उनको एक यूनिट की तरह पे काउंट किया जाता है। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? जाइलम। और ये जाइलम यूनिट जो है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यदि अब मैं अकेले ट्रैकीड को बाहर निकाल दूं तो ये किसी काम का नहीं है, इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं। मैं वेसल्स को अलग निकाल दूं तो ये कोई काम नहीं करेगा। मींस ये सब टिश्यू तो हैं लेकिन इंडिविजुअल इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब यही टिश्यू आपस में कंबाइन होकर एक साथ हो जाते हैं तो ये एक आइडेंटिटी बनते हैं। वो आइडेंटिटी का नाम क्या है? जाइलम, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए इस तरीके की जाइलम को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दूसरा आता है फ्लोएम। ठीक जैसे जाइलम है वैसे फ्लोएम भी। फ्लोएम भी 4 तरीके के टिश्यू से मिलकर बना है। हालांकि अभी जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है 9th क्लास में इसमें 5 दे दिया है तो मैं 5 बता देता हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले हम सीव ट्यूब भी पढ़ते थे, अभी सीव ट्यूब के साथ साथ एक और वर्ड यूज कर लिया है, सीव सेल। तो ये एक नया वर्ड जोड़ दिया है इस वाले को। बाकी पुरानी बुक में आपको जो सीव ट्यूब मिलेगा सीव सेल से अलग से नहीं मिलेगा। इस बार अलग से सीव सेल भी दिया हुआ है जो नई एनसीईआरटी की बुक्स आई है। तो सीव ट्यूब, सीव सेल, देन कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और आखिरी में आता है फ्लोएम। तो इस तरीके से 5 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली में पहले हम फ्लोएम को सीव ट्यूब करते थे, सीव सेल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा तो दोनों 4 थे, बट अभी चूंकि नई बुक में फ्लोएम में 5वां भी कंपोनेंट दे दिया है। अब यदि आप देखें तो ये भी ये सीव ट्यूब जितनी भी है ये सीव ट्यूब सेल से मिलकर बनी हुई है। ये टिश्यू भी अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है। ये कंपेनियन सेल भी अलग अलग। तो ये सब अलग अलग तरीके के सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाए हैं। चूंकि ये अलग अलग कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते तो इन्होंने आपस में साथ में एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप को नाम हम क्या कहते हैं? फ्लोएम। इंडिविजुअली अपने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जहां तक मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम के ऊपर के जो तीनों हैं ट्रैकीड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये कैसे हैं? डेड सेल। कैसे हैं? डेड सेल। यदि इसमें कोई लिविंग है तो केवल ये। ठीक इसका उल्टा यदि मैं बात करूं फ्लोएम की तो फ्लोएम ये ऊपर के जो चारों के चारों हैं ये कैसे हैं? लिविंग। और यदि इनमें कोई डेड है तो वो कौन सा है? तो आप समझ सकते हैं जैसे हमने पहले भी कहा था कि प्लांट में ज्यादातर सेल्स कैसी हैं? डेड सेल है। लेकिन जाइलम में ज्यादातर डेड सेल है, लिविंग केवल एक है। फ्लोएम में ज्यादातर लिविंग है, डेड केवल एक। यहाँ एक चीज और बता दूं आपको कि जो जाइलम होगा वो प्लांट में काम क्या करता है। क्यों हम कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल है या ग्रुप ऑफ टिश्यू है जिनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। फिर हम बात करेंगे जाइलम फाइबर के बारे में इंडिविजुअली। जहां तक जाइलम की बात है
जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो पौधे में जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है रूट से लेके पौधे के डिफरेंट पार्ट में, वो कौन कैरी आउट करता है? जाइलम कैरी आउट। कौन सा कैरी आउट करता है? जाइलम। जबकि मैं फ्लोएम की बात करूं, इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल। फ्रॉम लीफ टू ऑल। अब जो भी पत्तियों में फूड बन रहा है उस फूड को और दूसरे सब्सटेंसेस को पत्तियों से लेके पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। और जाइलम का काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल और फ्रॉम रूट टू लीफ। तो रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट जाइलम करेगा और फूड और अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम। तो एक बेसिक समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कि जाइलम क्या हो, के कंपोनेंट क्या क्या है और क्या काम करने वाला है, फ्लोएम के कंपोनेंट क्या क्या है और क्या क्या काम करने वाला है। अब बहुत शॉर्ट में अक्सर एक्चुअली में इस तरीके से लिखने में कई बार आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो मैं बात समझाने की कह रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ जाइलम, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोएम। तो कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, जाइलम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, फ्लोएम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ताकि आपको मार्क्स भी तो चाहिए, आपको तो आंसर के तौर पे भी लिखना है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम की प्रॉपर्टी क्या क्या है। यदि हम जाइलम की बात करें तो हमने ये कहा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर। ये जाइलम फाइबर के सब क्या होंगे? ये सब डेड होंगे। एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा है? ये इन चार से मिलकर बना हुआ है। जहां तक रही बात ट्रैकीड्स और वेसल्स की, इनके पास क्या होती है? थिक वॉल, थिक वॉल होगी और थिक वॉल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ट्यूब लाइक। अब यदि इनका डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है। बीच बीच में क्या मौजूद है? पोर्स मौजूद है और इन्हीं पोर्स के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे पाइप होता है ना, पाइप। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना है। और चूंकि वाटर ट्रांसपोर्ट करना है इनको, इसलिए ये ट्रैकीड और वेसल आपको क्या मिलेंगे? डेड मिलेंगे, ताकि कहीं वाटर का इनको एब्जॉर्प्शन करने की जरूरत नहीं है। एक पाइप की तरह है, जैसे पाइप से पानी ऊपर और नीचे की तरफ आता जाता है। हालांकि जाइलम में पानी केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ट्रैकीड और वेसल्स की जहां तक बात है, थिक वॉल होंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे, बीच बीच में परफोरेटेड होंगे। क्या मौजूद होंगे? इनमें छेद, होल मौजूद होंगे। ये भी हमको देखना है। जहां तक रही बात पैरेन्काइमा की, तो मैंने कहा कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है इज लिविंग। एक तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा है ये। एंड responsible for storage of फूड। पैरेन्काइमा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोरेज करने का काम करेगी। जहां तक जाइलम फाइबर की है
एक्ट एज, ये एक तरीके से सपोर्टिव नेचर के होते हैं, या यूं कहिए कि सपोर्ट करते हैं किनका, जाइलम और ट्रैकिडोवेसल्स वो इंटैक्ट बने रहे। तो ये तो फंक्शन वाइज बात होगी। जहां तक जाइलम के काम की बात है, तो जाइलम करता क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जितने भी पार्ट हैं सब में जो है तो पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, यही करता है। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स फ्लूइड्स यूनिडायरेक्शनल, मीन्स पानी जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होके ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर रीजन और एरिया रूट पार्ट टू लीफ और स्टेम पार्ट, तो ये ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, इट्स फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ये ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन यूनिडायरेक्शनल का आया है, ये दिमाग में रख। जहां तक रही बात फ्लोएम की, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ, अगेन कौन कौन सी चीजें हैं, सीव ट्यूब, न्यू बुक में एक नया नाम आ गया है, सीव सेल, then companion cell और फ्लोएम, पैरेन्काइमा और लास्ट में आएगा फ्लोएम फाइव। जहां तक इन पांचों के पांचों की बात है, तो इनमें ऑल और लिविंग, ऑल और क्या है, लिविंग, क्योंकि इसमें फूड का ट्रांसफॉर्म है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर विच इज डेड। याद रखिएगा, ये कैसा है, डेड फ्लोएम फाइबर, ये लिविंग नहीं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे ये ट्यूब है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, यही कहलाती है क्या, सीव प्लेट या सीव सेल। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है सीव ट्यूब। दरअसल इस सीव ट्यूब या सीव प्लेट में ढेर सारे ऐसे होल मौजूद होते हैं परफोरेटेड, जिनसे जो है तो फूड कंपोनेंट अंदर की तरफ आ सकता है। साथ ही साथ इस सीव ट्यूब में भी बहुत सारे परफोरेटेड होल होते हैं, या यूं कहिए कि छिद्र होते हैं, जिन छिद्र के थ्रू या तो फूड बाहर की तरफ जा सकता है, या इनके आसपास यदि कोई लीफ मौजूद है जिनमें फूड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां से ये फूड यहाँ अंदर आ सकता है। तो इस तरीके से परफोरेटेड वॉल होती हैं जो हमको देखने को मिलती है किसमें, फ्लोएम। इसके अलावा जहां तक मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में एक और इम्पोर्टेंट खासियत ये देखने को मिलती है कि एक तो ये ट्यूबुलर हो गए, और इनका काम क्या है, तो हाँ, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड other substance from leaf to other part of plant। याद रखिएगा, फूड और बाकी सब्सटेंसेस को
लीफ, क्योंकि फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ में होती है, तो लीफ से फूड को लेकर बाकी और पौधे के चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ब्रांचेस हो, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन all transport in phloem are actively managed. एक्टिवली का मतलब क्या होता है ये समझिए। एक्टिव और पैसिव दो तरीके का मूवमेंट होता है। पैसिव का मतलब होता है जब बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर किए कोई काम होता है तब वो कहलाता है पैसिव मूवमेंट। जैसे आपको हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात कही होगी, तो जहां हायर कंसंट्रेशन से जब चीजें अपने आप लोअर कंसंट्रेशन में चली जाती है पैसिव मूवमेंट कहलाता है। लेकिन जब किसी चीज को लाने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े तो वो एक्टिव कहलाता है। तो जो फूड है उसका जो ट्रांसपोर्ट फ्लोएम में होता है वो कैसा होता है, एक्टिवली मैनेज होता है। यानी कि किसी पार्ट को यदि भोजन चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तभी वो फूड उसके पास तक पहुंचेगा। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जबकि जाइलम में जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जो भी मूवमेंट होता वो मैकेनिकल हो रहा था, वहां किसी तरीके के एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं था। छठवां एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम is बाईडायरेक्शनल। हमने जाइलम में क्या पढ़ा था, यूनिडायरेक्शनल मींस पानी सबसे नीचे से किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं है, फुट ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। इसलिए लिखा है वर्ड क्या, बाई डायरेक्शनल। क्या वर्ड लिखा है, बाई डायरेक्शनल। इसके अलावा जो एक स्ट्रक्चर है कंपेनियन सेल, आगे बात सुनो, इनमें कंपेनियन सेल की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। आप कहोगे साहब इसमें कौन सी खासियत है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। वो इसलिए खासियत है क्योंकि कंपेनियन सेल के साथ जो सीव ट्यूब होता है लैक ऑफ न्यूक्लियस है। अब बात आती है कि यदि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस है ही नहीं तो फिर कैसे काम करता है। तो आपकी जानकारी के बता दूं, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंपेनियन सेल को भी रेगुलेट करता है और सीव ट्यूब को भी रेगुलेट करता है। मतलब यही सिंगल न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के लिए भी काम करता है और सीव ट्यूब के लिए भी काम करता है। एक एमसीक्यू और बनता है यहाँ पर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर दोज टू सेल्स विच हैव लैक ऑफ न्यूक्लियस, विच हैव लैक ऑफ न्यूक्लियस। तो एक तो प्लांट सेल में कौन सी हो गई, सीव ट्यूब हो गई, जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। एनिमल सेल में आप मुझे बता सकते हैं कौन है, कोशिश कीजिएगा कि आप एनिमल सेल में ढूंढिएगा कि वो कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यदि याद आ जाए तो फिर मुझे आंसर दीजिएगा कि सर ये है। तो एक एनिमल सेल में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एक प्लांट सेल में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और प्लांट सेल में जो है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो क्या है, सीव ट्यूब। आपके लिए होमवर्क हो गया क्या, आप मुझे ढूंढेंगे एनिमल सेल में कौन सी ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जल्दी से पता भी चल जाएगा कि वो कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हो आपको जाइलम और फ्लोएम समझ में आया होगा। जाइलम और फ्लोएम कुछ अलग नहीं है, जब अलग अलग तरीके की सेल कंबाइंड होकर एक टिश्यू बनाती हैं, और ये 3-4 अलग तरीके के टिश्यू आपस में कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और यही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। इनके दूसरे नाम है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्यों, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वेस्कुलेशन का काम करते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है।
चाहे वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो या जो है तो फूड या दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो। होप आपको ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का या पहला कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का प्लांट के बारे में, प्लांट के टिश्यूज के बारे में वो हमने आज खत्म किया। चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, चाहे परमानेंट टिश्यू हो, फिर परमानेंट टिश्यू में चाहे सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल में हमने पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात की और कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, और एनिमल टिश्यू में 4 हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इन 4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।